नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो बाबू, आज के इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं बी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर आपका हिस्ट्री का पेपर है। इसमें आप देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो पेपर लगा हुआ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कल 13 दिसंबर को लगा हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देख कर जाते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके क्लास कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस जो हमारी क्लास से आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि जो पेपर होगा आपका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के बाद जब आप घर आइएगा तो वह क्वेश्चन पेपर जो है टेलीग्राम पर आप भेज दीजिएगा, जिससे और भी बच्चों को मैं क्लास प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। बीए पार्ट 3 फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन 23 का ये पेपर है, 2023 का हिस्ट्री ऐसे आप बोलते हैं। और इसका जो पेपर टाइटल है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक, 75 नंबर का ये पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो सेक्शन ये से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन देखिए यहाँ पर है दो, इसमें जो है आपके 4 पेपर को हमने रखा है। ठीक है, पहले तो 2 मिलेंगे, उसके बाद में आपको 2 मिलाकर 4 पेपर हो जाएंगे। ठीक, और ऑलरेडी मैंने क्लास करा रखा, उसे भी आप जाइए देखिए और तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर हम जो है प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं, आगे भी आपको आंसर के साथ में प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही यहाँ पर सेक्शन बी है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको जो है आराम से देना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1857 का विद्रोह कहाँ और कब शुरू हुआ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, वर्ष 10 मई 1857 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। मेरठ से ये जो है शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। चलिए देखेंगे आंसर। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को न्यूयॉर्क शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के विद्रोह के रूप में शुरुआत हुई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध पहला बड़ा व्यापक विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो बाबू जॉर्ज यूल थे, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। उन्होंने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे सत्र के राष्ट्रपति भवन का आयोजन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो बम्बई में हुआ था, जिसे अब आप महाराष्ट्र या फिर मुंबई के नाम से जानते हैं। तो आंसर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अब मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित की गई थी। इस सत्र में 72 रॉकेट्स ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उदारवादी आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण नेताओं के नाम बताइए। तो एक हो गए आपके दादा भाई नौरोजी, दूसरे हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% और रिपीटेड क्वेश्चन है जितने भी बताए जा रहे हैं। आंसर देखिए, उदारवादी आंदोलन के 2 प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। अन्य महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं में A.O. ह्यूम, बिजनेसमैन संस्थापक पूंजीवादी शाह मूर्ति और S.N. बनर्जी शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा A.O. ह्यूम, उसके बाद में आप लिख सकते हैं बिजनेसमैन जो कि संस्थापक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक मार्गदर्शक कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए, राजनीतिक मार्गदर्शक यहाँ करके दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे गुरु भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आंसर देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सुधारक थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी गोखले के संपर्क में आ उनसे प्रभावित होकर सक्रिय भारतीय राजनीति में शामिल हो गए।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार गवर्नर जनरल का नाम बताए, तो लॉर्ड कर्जन थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। आंसर देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। विशाल प्रांत को हिंदू बहुसंख्यक पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुसंख्यक पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित करने का निर्णय अत्यधिक विवादास्पद रहा था और इसने जो है व्यापक राजनीतिक अशांति को जो है जन्म भी दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। महात्मा गांधी के 2 महत्वपूर्ण आंदोलनों के नाम बताए, तो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, आंसर देखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक चला, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अन्य उल्लेखनीय आंदोलनों में चंपारण सत्याग्रह 1917 और दांडी मार्च जो 1930 में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि गीतांजलि के रचयिता कौन है। रचयिता कौन है तो आपको बताना रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आंसर देखिए। गीतांजलि गीतों का संग्रह बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। इस कृति के लिए वे 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे, आंसर देखिए, ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खान तृतीय और अन्य लोग इसमें शामिल थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, हुई थी। इसके संस्थापकों में ख्वाजा सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब आगा खान तृतीय इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष और उस समय के अन्य प्रमुख मुस्लिम नेता शामिल थे। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, यहाँ पर दिया गया है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कहाँ और किसके अध्यक्षता में पारित किया गया? तो आंसर यहाँ पर चरण पहला दिया गया है, स्थान और अध्यक्ष की पहचान करें। तो इसमें देखेंगे कौन अध्यक्ष थे और किस स्थान पर हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पर जो है स्थान भी पता चल गया और किसने की थी नेतृत्व उसका भी पता चल गया। तो चरण दूसरा आपका, घोषणा की तिथि ज्ञात करें। तो इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लोगों से पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में काम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। बाद में 1950 में भारतीय संविधान को लागू करने के लिए इसी तिथि को चुना गया। अब इसका जो है एग्जैक्ट आपका आंसर यहाँ पर है। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। फिर यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन आपका, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका आंसर देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू को इस सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो आंसर देखिए, 1857 का विद्रोह एक जटिल विद्रोह था जिसकी प्रकृति के बारे में अलग अलग व्याख्याएं हैं। इससे अक्सर कुछ लोग भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं, जबकि अन्य इसे केवल सिपाहियों का विद्रोह बताते हैं। तो पॉइंट 1 देखिए, इसकी शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी में सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन यह जल्द ही एक व्यापक विद्रोह में बदल गया जिसमें किसानों, कारीगरों और कुछ सामंतों सहित आबादी के विभिन्न जो है वर्ग शामिल हो गए। दूसरा पॉइंट दिया गया है, इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि यह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था या राष्ट्रवादी रंगत वाला एक व्यापक विद्रोह था। हालांकि सभी प्रतिभागियों के बीच एक
एकीकृत राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर विवाद बना हुआ है। अभी भी इस पर जो है चर्चा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए, 1885 से 1905 तक की प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC में उदारवादियों का वर्चस्व था, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के ढांचे के भीतर संवैधानिक आंदोलन और सुधार की नीति अपनाई। तो यहाँ पर विधि दिया गया है, देखिए तो विधियां दिया गया इसमें। देखिए, उदारवादियों ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल किया, जिन्हें अक्सर 3P यानी कि 3P के रूप में जाना जाता है, याचिका, प्रार्थना और विरोध। उन्होंने ब्रिटिश जनता और सरकार को भारतीयों की शिकायतों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया है। उद्देश्य, तो इनका क्या उद्देश्य था? प्राथमिक लक्ष्य प्रशासनिक और विधायी सुधार था, न कि पूर्ण स्वतंत्रता। उनका उद्देश्य विधान परिषदों में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करना। आर्थिक नीति, तो इसमें आर्थिक नीति जो है, उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए भारत से ब्रिटेन में धन पलायन को उजागर किया, जिसके बारे में उनका तर्क था कि यह गरीबी और अकाल का कारण बनता है। अब कौन कौन से प्रमुख नेता शामिल थे? तो यहाँ पर चीजें हैं प्रमुख नेता। प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जो है शामिल थे। ये 3 लोग थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो देखिए, इसमें जो है भारतीय राजनीति में उग्रवाद का उदय नरमपंथियों की दृष्टिकोण की कथित विफलताओं और ब्रिटिश नीतियों, विशेष रूप से बंगाल के विभाजन के प्रभाव की जो है प्रतिक्रिया थी। अब इसमें पहला पॉइंट है नरमपंथियों से हताशा। युवा पीढ़ी के नेता सुधारों की धीमी गति और नरमपंथियों द्वारा ब्रिटिश सद्भावना पर निर्भरता से हताश हो गए। दूसरा पॉइंट दिया गया है ब्रिटिश नीतियां। तो इसमें लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों, जैसे कि विशेष रूप से 1905 में बंगाल के विभाजन ने कई भारतीयों को नाराज किया और राष्ट्रवाद के अधिक आक्रामक रूप को बढ़ावा दिया। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, तीसरा पॉइंट है विचारधारा। तो उग्रवादियों ने प्रशासनिक सुधारों के बजाय स्वराज्य स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से निष्क्रिय प्रतिरोध, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आत्मनिर्भरता सहित अधिक मुखर तरीकों की क्या की वकालत की। प्रमुख नेता, तो प्रमुख नेता में प्रमुख हस्तियों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यानी कि इसमें लाल बाल पाल यानी कि तिकड़ी जो है इसमें शामिल थे। 3 लोग शामिल थे। 5वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य और विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य आर्थिक बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के माध्यम से भारतीय आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना था। मुख्य रूप से बंगाल के विभाजन के विरोध में ये था उद्देश्य। तो उद्देश्य जो यहाँ पर पहला पॉइंट है बंगाल के विभाजन को रद्द करने और ब्रिटिश शासन के जो है विरोध करने के लिए। दूसरा पॉइंट है स्वराज्य या स्वशासन प्राप्त करने के लिए। तीसरा है भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। विधियां, तो इसमें पहला पॉइंट है बहिष्कार, सभी ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों, स्कूलों, अदालतों और सेवाओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी, तो भारतीय निर्मित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक शिल्प कलाओं का जो है पुनरुद्धार करना। राष्ट्रीय शिक्षा, तो राष्ट्रीय शिक्षा ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना करना। जन लामबंदी, तो जनता को संगठित करने के लिए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और पारंपरिक त्योहारों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वशासन आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आंसर दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आयरलैंड में इसी तरह के आंदोलनों से प्रेरित होकर होम रूल आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन की मांग करने वाला एक राजनीतिक आंदोलन था। उद्देश्य क्या था इसका? तो प्राथमिक लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन या होम रूल प्राप्त करना था।
इसमें जो है प्रमुख व्यक्ति देखिए, 1916 में दो अलग अलग लीग की शुरुआत की गई। एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में चला, और दूसरी एनी बेसेंट द्वारा बाकी भारत में ये जो है चला था। विधियां, तो इस आंदोलन में संवैधानिक साधनों का उपयोग किया गया, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया, पर्चे प्रकाशित किए और व्यापक प्रचार किया ताकि राजनीतिक जागरूकता पैदा की जा सके और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला जा सके। प्रभाव क्या पड़ा? तो हालांकि यह आंदोलन अल्पकालिक था, इसने राष्ट्रवादी राजनीति को पुनर्जीवित किया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी का निर्माण किया और महात्मा गांधी के जन आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, जो कि 24-25 का है। इसमें से पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। तो आंसर है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी राष्ट्र या राज्य के प्रति निष्ठा और समर्पण पर जोर देती है और मानती है कि ये दायित्व अन्य व्यक्तिगत या सामूहिक हितों से सर्वोपरि है। यह एक ऐसी मान्यता है जो एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाने पर केंद्रित है, जो अक्सर साझा जातीय, भाषा, संस्कृति या सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि देश की अपनी मातृभूमि पर संप्रभुता जो है को प्राप्त किया जा सके और उसे बनाए रखा जा सके। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान की भूमिका। तो खान बहादुर खान की इसमें भूमिका चरण 1 में इसमें दिया गया। चरण पहला है खान बहादुर खान की भूमिका की पहचान करें। तो खान बहादुर खान जो है ये 1857 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे। वह बरेली के पूर्व नवाब हाफिज रहमत खान के पोते थे। दूसरा चरण है, इसमें उसके कार्यों का वर्णन करें। बरेली में ब्रिटिश नेता के पराजय के बाद विद्रोहियों ने खान बहादुर खान को क्षेत्र का नया प्रशासक यानी कि सूबेदार नियुक्त किया। उन्होंने अपनी खुद की सरकार स्थापित की और अपने खुद के सिक्के ढाले। इस प्रकार प्रभावी रूप से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जो है की घोषणा की और रोहिलखंड क्षेत्र में प्रतिरोध आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। अब उत्तर यहाँ पर दिया गया, एग्जैक्ट आंसर है खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों की प्रारंभिक पराजय के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस और समाचार पत्रों का योगदान। उत्तर है, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में प्रेस और समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला पॉइंट है, सूचना का प्रसार, जनता के भी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्वशासन के विचारों का प्रसार करना। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना और औपनिवेशिक शासन के अन्याय और शोषणकारी स्वरूप को उजागर करना। नेक्स्ट पॉइंट है, जनमत जुटाना, विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना। दूसरा पॉइंट है, साझा पहचान को बढ़ावा देना, साझा सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को उजागर करना, जिसने राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने में मदद की। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आप ऊपर जो ये क्वेश्चन बताया गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस IANC भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। इसकी स्थापना 1885 में ब्रिटिश राज के दौरान A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम और अन्य नेताओं ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच तैयार किया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया और तब से भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति रहा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान के शुरुआती भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो भारत के सबसे प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में से एक था और बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। और वे जो है
प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलनों में एक प्रमुख व्यक्ति थे और प्रशासनिक सुधारों तथा सरकार में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व के प्रबल थे। अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता और समाज सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। गोखले अपने उदारवादी विचारों और शिक्षा तथा सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए जाने जाते थे। वे स्वशासन का मार्ग मानते थे। वह महात्मा गांधी चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वह महात्मा गांधी के जो थे गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर देखिए, बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह एक कट्टर राष्ट्रवादी थे जिन्हें अक्सर पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वशासन की वकालत करने वाले नेताओं में से एक माना जाता है। वह अपने इस नारे के लिए जाने जाते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वह लाल बाल पाल तिकड़ी के नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और बहुत ही अच्छा क्लास है। ठीक है, चलिए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में यहाँ पर आपको देखना है। चलिए आंसर देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था। उन्होंने दलितों यानी कि अछूतों और अन्य सामाजिक रूप से बिछड़े वर्गों के अधिकारों की वकालत की। उनकी सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष किया। वे भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे और आधुनिक भारतीय इतिहास में एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है आपका लखनऊ समझौता। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लखनऊ समझौता और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो आंसर देखिए, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ में हुए संयुक्त अधिवेशन के दौरान हुआ एक समझौता था। यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने अंग्रेजों से भारत के लिए अधिक स्वशासन की मांग की। यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट मोर्चे को प्रदर्शित किया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो 1857 की जो प्रमुख कारण थे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य धार्मिक कारक, इनके चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में देखिए, ब्रिटिश विस्तारवादी नीति जिसके तहत व्यापक सिद्धांत यानी कि बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी वाले राज्य को अपने राज्य में मिलाना। जैसे कोई राजा होता था, उसका कोई अपना पुत्र नहीं होता था तो वो किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। उसका जो संपत्ति होता था ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। यहीं पर इसका सीधा मकसद ये है। ठीक है, और अवध जैसे राज्यों का प्रत्यक्ष विलय किया गया व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसने क्या किया? व्यापक असंतोष को भी जन्म दिया। सामाजिक और धार्मिक कारण, ब्रिटिश सामाजिक सुधार जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म को बढ़ावा देना भारतीय रीति रिवाजों और धर्म में हस्तक्षेप के रूप में देखे गए। अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण जो है यहाँ पर उच्च भूमि राजस्व की मांग, पारंपरिक भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्पों का विनाश और परिणाम स्वरूप किसानों और कारीगरों के बीच गरीबी और अकाल ने गंभीर आर्थिक कठिनाइयां जो है पैदा कर दी। अगला पॉइंट आपका है सैन्य कारण। भारतीय सिपाहियों को अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में वेतन, पदोन्नति और विशेषाधिकारों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जिसके तहत सिपाहियों को विदेशों में सेवा करना अनिवार्य था। कुछ हिंदुओं द्वारा समुद्र पार करना अपवित्र जो है माना जाता था, उन्हें और भी नाराज कर दिया। तत्कालिक कारण, नए एनफील्ड राइफलों की शुरुआत जिनके कारतूसों में
जानवरों की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी, जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए आपत्तिजनक थी, लगी होने की अफवाह थी। इसने जो क्या किया, प्रारंभिक विद्रोह को जन्म दिया। जो गाय है ये जो है हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, और सूअर जो है ये मुसलमानों के लिए जो है हराम मानी जाती, इसीलिए दो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर क्या किया, विद्रोह कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों ने राष्ट्रवाद के उदय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उन्होंने एक समग्र और समावेशी स्वरूप जो है की वकालत की, जिसमें संकीर्ण राजनीतिक आक्रामकता के बजाय आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनरुद्धार और सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक पुनरुत्थान। टैगोर ने भारतीय कला, संगीत और साहित्य के पुनरुद्धार को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीयों में गौरव और पहचान की भावना को बल मिला। दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिकतावाद। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक व्यापक सार्वभौमिक मानवतावाद का समर्थन किया, जो कि आगे जो है अलगाववादी राष्ट्रवादी के बजाय अन्य संस्कृतियों के साथ सहयोग चाहता था। तीसरा पॉइंट है पश्चिमी राष्ट्रवाद की आलोचना। तो पश्चिमी राष्ट्रवाद की आलोचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर आक्रामक राज्य केंद्रित राष्ट्रवाद के आलोचक थे, जिसे वो एक यांत्रिक शक्ति के रूप में देखते थे, जो व्यक्तिगत भावनाओं को दबाती और संघर्ष की ओर जोर देती थी। अगला पॉइंट है शिक्षा पर जोर। तो शिक्षा पर जो है शांति निकेतन में विश्व भारती जैसे संस्थानों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जो भारतीय परंपराओं में निहित थी, लेकिन विश्व की सर्वोत्तम संस्कृतियों में से के लिए खुली थी। अगला पॉइंट है स्वदेशी। तो इसमें जो आत्मनिर्भरता, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन केवल राजनीतिक बहिष्कार के बजाय आंतरिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर भी क्या ध्यान दिया, जो है ध्यान केंद्रित किया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद उदारवादियों की विचारधारा, कार्यक्रमों और नीतियों पर प्रकाश डाले। तो आंसर है प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी यानी कि मध्यम पंथियों ने एक सतर्क विचारधारा का पालन किया, जो शांतिपूर्ण और जो है कानूनी साधनों के माध्यम से संवैधानिक सुधारों और प्रशासनिक परिवर्तनों की वकालत करते थे। फिर यहाँ पर है विचारधारा। तो विचारधारा वे जो है न्याय और निष्पक्षता के ब्रिटिश मूल्यों में विश्वास करते थे और पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखते थे। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है कार्यक्रम। तो उनके तरीकों में याचिकाएं, प्रार्थनाएं और विरोध प्रदर्शन यानी कि 3 P's में जो है शामिल थे, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को सुधार लागू करने के लिए राजी करना था। अब अगला पॉइंट देखिए नीतियाँ। तो नीतियाँ इसमें जो उन्होंने प्रशासनिक परिवर्तनों की मांग की, जैसे कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, विधान परिषदों का विस्तार और सैन्य व्यय में कमी की जाए। ठीक है। इसमें जो आर्थिक नीति, तो उन्होंने भारत की ब्रिटिश आर्थिक शोषण की आलोचना की और आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत की। अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया है, सूरत विभाजन की घटना क्या थी, व्याख्या करना है। ठीक है। तो आंसर देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आंसर दिया गया है सूरत विभाजन की घटना से तात्पर्य 1907 में सूरत विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 गुटों उदारवादी और उग्रवादी में विभाजन से है। ठीक है। चलिए देखेंगे। यहाँ पर पृष्ठभूमि देखिए। स्वदेशी आंदोलन की पद्धतियों और कांग्रेस के लक्ष्यों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए और विशेष रूप से नेतृत्व और बहिष्कार आंदोलन की सीमा के संबंध में हुए थे। ठीक है। फिर विभाजन देखिए, गोखले जैसे नेताओं ने नेतृत्व में नरमपंथी संवैधानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के नेतृत्व में उग्रवादी जन लामबंदी और ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों के बहिष्कार जैसे अधिक आक्रामक तरीकों की वकालत करते थे। अब इससे परिणाम जो हुआ, इस विभाजन में कई वर्षों तक कांग्रेस को कमजोर कर दिया, क्योंकि एकजुट विपक्ष के अभाव में ब्रिटिश सरकार चरमपंथियों को अधिक आसानी से दबाने में सक्षम थी। अगला यहाँ पर दिया गया पुनर्मिलन। तो इसमें देखिए अंततः 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुटों का पुनर्मिलन हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए प्रमुख क्रांतिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, नाना साहब और कुंवर सिंह इसमें जो है शामिल थे।
तो स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष, जिसे 1857 का भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो है कई प्रमुख नेता शामिल थे, यानी कि व्यक्ति शामिल थे। पहले आपके हैं मंगल पांडे। ये जो अक्सर विद्रोह के अग्रदूत माने जाने वाले एक सिपाही थे, जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, जिससे शुरुआती अशांति भड़की। फिर दूसरा पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? झांसी की रानी वह एक वीर योद्धा थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अगला पॉइंट है आपका बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट जी। उन्हें दिल्ली में विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया था, जिससे विद्रोह को एक प्रतीकात्मक केंद्र सत्ता की प्राप्ति हुई। अगला पॉइंट है तात्या टोपे। नाना साहब के अधीन एक सेनापति व एक कुशल गुरिल्ला युद्ध रणनीतिकार थे, जिन्होंने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। अगला पॉइंट आपका है नाना साहब। नाना साहब जो अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र, उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह के एक प्रमुख नेता बन गए। फिर है यहाँ पर है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो है बिहार के एक जमींदार उन्होंने वृद्धावस्था में भी महान सामरिक कौशल के साथ अपने क्षेत्र में विद्रोही बलों का नेतृत्व किया। 7वां क्वेश्चन आपका है भारत में उग्रवाद के उदय और विकास पर एक निबंध लिखिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक शोषण और क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रवाद के उदय के कई कारण थे। पहला पॉइंट है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ, इसके प्रशासनिक कारणों से लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को विभाजित करने के निर्णय को हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के कदम के रूप में देखा गया, जिससे व्यापक आक्रोश तथा चरमपंथी भावना का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट स्वदेशी आंदोलन। भारतीय वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार की वकालत करने वाला यह आंदोलन उग्रवादियों के लिए जनता को लामबंद करने का एक प्रमुख मंच था। आर्थिक शोषण देखिए, तो आर्थिक शोषण इसमें जो है ब्रिटिश शासन के तहत भारत से धन की निरंतर निकासी और बार बार पड़ने वाले अकाल ने ब्रिटिश विरोधी भावना और अधिक कट्टरपंथी कार्रवाई की इच्छा को बढ़ावा दिया। फिर अगला पॉइंट है क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल तिगड़ी जैसे विचारकों ने ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक मुखर और टकरावपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर दिया गया स्वशासन आंदोलन, गदर आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। इसमें जो है 3 आंदोलनों को देखना है। तो चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में राष्ट्रीय जागरण और कई आंदोलनों का उदय हुआ। पहला यहाँ पर दिया गया स्वशासन आंदोलन। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इस आंदोलन ने युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन यानी कि होम रूल की मांग की। दूसरा है गदर आंदोलन। यह उत्तरी अमेरिका में मजबूत आधार वाला एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, विशेष रूप से विदेशों में रहने वाले भारतीय सैनिकों और प्रवासियों के बीच था। फिर तीसरा यहाँ पर दिया गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ये है एक मुख्य रूप से तुर्की में खिलाफत को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का एक धार्मिक और राजनीतिक विरोध था, लेकिन यह गांधी की असहयोग और आंदोलन के साथ जुड़ गया, जिससे हिंदू और मुसलमान एक एकीकृत राष्ट्रीय संघर्ष में एक साथ आ गए। ठीक है। फिर यहाँ पर 1857 का विद्रोह कहाँ और कब हुआ, तो ये तो हो गया, ऊपर हमने पढ़ लिया है, ये सब हो गया है। ये सब क्वेश्चंस देख लिया हमने। तो अब जो है यहाँ पर कुछ छूट रहा है, हो गया है, ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जो भी इधर छूट जाएंगे, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं छूट रहा। अगर आप लोग देखते हैं और आपके हिसाब से छूट रहा है बाबू, तो पूरा जो है इनका आप पूरा कर लीजिएगा। देखिए ये सब हमने बता दिया है, ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ले रहे हैं इसी में।
नेहरू रिपोर्ट का वर्णन कीजिए, इसकी विफलता के क्या कारण थे। आंसर है नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए प्रस्तावित एक नए डोमिनियन संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला एक ज्ञापन था, लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण यह विफल रहा। विवरण है, रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा द्विसदनीय विधायिका वाली संघीय सरकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की है। ठीक है, इसमें जो है सिफारिश की गई थी। विफलता के कारण तो मोहम्मद अली जिन्ना सहित विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, और मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन जो है मंडल की गारंटी नहीं दी गई थी, और यह मजबूत प्रांतीय स्वायत्तता की उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मांगों को पूरा करने में विफल रहा। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जोर दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अहिंसा के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना और ब्रिटिश प्रशासन से भारतीय सहयोग वापस लेना, संस्थानों का बहिष्कार। इस कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का त्याग करना और ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और विधान परिषदों का बहिष्कार करना। ये क्वेश्चन हो गया है, भी ऊपर हमने 8वां लिया है। अब ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये भी हो गया है। ठीक है, तो अब ये जो है क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और क्लास अच्छी लग रही तो बाबू लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर हो जाए आपका तो क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग जो है टेलीग्राम पर भेज दीजिए, जो कि टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ आप लोग बात को मानेंगे और जो है बोल रही हूँ पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।